हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। आज बच्चे हम एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बनाओ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सर ये कौन सा टॉपिक है? ये कोई चैप्टर नहीं है। हमने एक टॉपिक किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन, वॉल्यूम 1 में, है ना। सिक्योरिटी वैल्यूएशन के दो पार्ट्स थे। पहला था बॉन्ड वैल्यूएशन, दूसरा था इक्विटी वैल्यूएशन या शेयर वैल्यूएशन। ये उसी सिक्योरिटी वैल्यूएशन का थर्ड पार्ट है जो हमने नहीं किया था पहले, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। और ये बच्चे इंस्टीट्यूट ने नया टॉपिक ऐड किया है। ये पहले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो रिसेंटली जो स्टडी मटेरियल लॉन्च किए गए हैं, उस स्टडी मटेरियल में अचानक से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डाल दिया गया। क्या सिलेबस में कोई एडिशन दिखा? नहीं। क्या इंस्टीट्यूट ने कोई इन्फॉर्म किया कि हम ये डाल रहे हैं? नहीं। बस नए स्टडी मटेरियल आ गए और नए स्टडी मटेरियल में अचानक से हमें दिख गया क्या? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मुश्किल नहीं है, बात ये नहीं है कि मुश्किल है, बात ये है कि बिना बताए सिलेबस में चेंजेस किए जा रहे हैं और कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट भी नहीं है। मान लो दूर दराज देहात में बैठा कोई बच्चा अगर रीसेंट स्टडी मटेरियल डाउनलोड ना करे, वो पहले से स्टडी मटेरियल मंगवा के बैठा हो, उसको कैसे पता लगेगा कि हाँ सिलेबस में कोई चेंजेस किए गए हैं? बिकॉज देयर इज नो फॉर्मल अनाउंसमेंट एज सच कि हाँ हम ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बच्चे ये पूरा अलग से टॉपिक है एक। अलग से नहीं है स्टडी मटेरियल में। सिक्योरिटी वैल्यूएशन टॉपिक में ही एक पार्ट 3 है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। क्लियर है? और जो रौला चलता है कि क्या अमेंडमेंट आ गई, क्या अमेंडमेंट आ गई, सो दिस इज द अमेंडमेंट इन एसएफएम। बस इसके अलावा एसएफएम के अंदर इंस्टीट्यूट ने बड़े सारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। बच्चे वो सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, हमारी बुक में ऑलरेडी कवर्ड हैं। क्या अमेंडमेंट पढ़ाएं बताओ? बच्चा यूट्यूब देख के या इधर उधर देख के उसको लगता है कि बहुत तगड़ी अमेंडमेंट आ गई। कोई अमेंडमेंट नहीं आई, सिर्फ ये एक छोटा सा टॉपिक ऐड किया गया है। तो चाहे इसको डबल स्पीड करके सुन लेना, इस तरह का टॉपिक है। क्योंकि सब बातें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी या बॉन्ड वैल्यूएशन यहां सब पढ़ रखा है। बस उसको मनी मार्केट की शेप में मुझे डिस्कस करना है और छोटे छोटे 6-7 क्वेश्चंस हैं, 2-2 लाइन के। एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी नए क्वेश्चंस ऐड करे गए हैं बच्चे, वो 100% क्या, हमने तो 150% ऑलरेडी कवरेज बुक में करी हुई है। आपको कोई भी स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आया होता तो हम आपको पहले ना करवा देते। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं आया है, सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, बाकी सब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और वो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। अगर और प्रिसाइजली बोलूं तो प्रैक्टिस मैनुअल नाम की एक चीज होती थी, शायद आपने सुना होगा, पहले होती थी। उसके सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में कॉपी कर दिए। कि कंप्लेंट आती थी कि एसएफएम के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस नहीं है, तो इंस्टीट्यूट ने उठा के वो सारे क्वेश्चंस भी स्टडी मटेरियल में अब डाल दिए हैं। अपने वो ऑलरेडी किए हुए हैं। एक यही एक टॉपिक नया है बस। क्योंकि हम धीरे धीरे लिखवा के कराते हैं तो 2 घंटे लग जाएंगे, अदरवाइज अब ये आधे घंटे का भी टॉपिक नहीं है। समझ आ गई बात? और कोई अमेंडमेंट बच्चे एसएफएम में नहीं है, यही एक अमेंडेड टॉपिक है जो नवंबर 21 अटेम्प्ट और ऑनवर्ड्स, मई 21, अब तो मई 21 बोलना गलत है, जुलाई 21 या अगस्त 21, आई डोंट नो, मे बी जुलाई में ही हो जाएगा, ठीक है ना। मई 21 ऑनवर्ड्स, हम तो मई 21 ही बोलेंगे, के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? आगे जो भी एग्जाम आएंगे। इसके अलावा और एसएफएम में बच्चे कोई अमेंडमेंट नहीं है। एसएफएम में अमेंडमेंट कैसे आ सकती है? कोई कानून थोड़ा ना है, कोई एक आधा टॉपिक ही एडलेस हो सकता है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता। यही एक एडिशनल टॉपिक इसमें डाला गया है। क्लियर है?
अमेंडमेंट रिगार्डिंग समझ में आ गया, कोई खास बात नहीं है, सो घबराना नहीं है, अपना सब कुछ किया हुआ है। चलिए जी, आइए सो अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सो रिसेंटली एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992। वो वेब सीरीज पूरी की पूरी मनी मार्केट फ्रॉड के ऊपर ही बेस्ड थी। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं कहूँगा ज़रूर देखो। आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान चलता कैसे था और आज भी वैसे ही चलता है। आज भी रिसेंटली अदानी के अंदर वो कह रहे हैं कि स्कैम है, मैं नहीं कह रहा, वो न्यूज़ रिपोर्ट्स थोड़े बहुते आ रहे हैं, कोई ट्वीट आ रहे हैं कि हाँ स्कैम है, मैं नहीं कह रहा जी कुछ भी, ठीक है ना। सो ये सारे का सारा स्कैम मनी मार्केट के ऊपर बेस्ड था और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ही है। सो दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन द मनी मार्केट्स। हालांकि चैप्टर बोलना गलत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक टॉपिक है। किसमें ऐड किया गया है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ऐड किया गया है, हमने बुक में अलग से ऐड कर दिया है, पर ये एक्चुअली में सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ही पार्ट है। सो ये मनी मार्केट के इर्द गिर्द घूमेगा। व्हाट इज मनी मार्केट? जहां शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जाता है, जहां शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया जाता है वो होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है मनी मार्केट। जहां लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाते हैं वो प्राइमरी मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में जब आईपीओ आते हैं या बॉन्ड इशू करे जाते हैं, वो सारे प्राइमरी मार्केट का हिस्सा होते हैं। जहां लॉन्ग टर्म, सर लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। सो अगर मोर देन 1 ईयर के लिए आपको उधार लेना है तो आपको मनी मार्केट से नहीं मिलेगा, वो फिर आपको प्राइमरी मार्केट में जाके ही वो उधार लेना पड़ेगा। मनी मार्केट में जो उधार मिलते हैं वो लेस देन 1 ईयर वाले ही होते हैं। सो 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा उठाना है सो आप मनी मार्केट में जा सकते हैं। सर मुझे घर बनाना है, क्या मैं मनी मार्केट में जा सकता हूं? द आंसर इज नो। कौन कौन से प्लेयर सर मनी मार्केट में जा सकते हैं? सो बच्चे, सबसे पहले तो जाती है हमारी भारत सरकार मनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए। फिर हमारे कॉरपोरेट्स जाते हैं मनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए। फिर इसके अलावा सबसे मशहूर होते हैं बैंक्स, जो मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं। मेनली ये 3 ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो गवर्नमेंट जाती है मनी मार्केट से पैसा उठाने के लिए, कारण गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। गवर्नमेंट को बड़े सारे स्कीम्स चलाने होते हैं। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट बड़ा विकास कर रही है, जिसके कारण देश में पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। वो विकास तो दिख नहीं रहा पर पेट्रोल के रेट दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से पैसा उठाएगी। कॉरपोरेट्स को पैसे चाहिए, कंपनियों को पैसे चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। बैंक्स को पैसे चाहिए, वो शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट से उठा सकते हैं। सर बैंक्स ने पैसे क्या करने हैं? वो बच्चे, बैंक को अपनी सीआरआर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। सो कई बार क्या होता है, बैंक के पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, पता है ना, सीआरआर में पैसा आरबीआई के पास जमा कराना होता है। सो कई बार आरबीआई के पास फंड्स की, बैंक्स के पास फंड्स की शॉर्टेज होती है, तो बैंक वो पैसा जाके मनी मार्केट से उठा लेते हैं। सो मेनली ये 3 प्लेयर होते हैं मनी मार्केट में। गवर्नमेंट क्या इशू करती है सर मनी मार्केट क्या स्टॉक मार्केट की तरह कोई स्पेसिफिक नजर आता है? नहीं बच्चे, नजर तो नहीं आता है, पर हाँ ये एक मार्केट है जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। सर लिक्विडिटी बोले तो पैसा बहुत है इस मार्केट में। अगर आप स्कैम 1992 देखेंगे सो यू विल फाइंड कि हर्षद मेहता को भी लगता है कि स्टॉक मार्केट तो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, मनी मार्केट तो उससे 10 गुना बड़ा होता है, बिकॉज बहुत पैसा फ्लो करता है मनी मार्केट्स के अंदर। सो भारत सरकार को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है तो भारत सरकार जाके ट्रेजरी बिल इशू करती है। ऑफ कोर्स भारत सरकार नहीं करता, भारत सरकार के बिहाफ पे कौन करता है? आरबीआई करता है। सो भारत सरकार को अगर मनी मार्केट से पैसा उठाना है सो भारत सरकार जाके ट्रेजरी बिल्स इशू कर देती है। कॉरपोरेट्स को अगर मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाना है सो कॉरपोरेट्स कॉमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं, और इनमें खास करके एनबीएफसीज की बात कर रहा हूं मैं। एनबीएफसीज होते हैं, बैंक्स भी पैसा उठाते हैं कमर्शियल, मेनली एनबीएफसीज होते हैं, बिकॉज एनबीएफसीज का काम क्या होता है? लोन देना। अब लोन देने के लिए पैसा कहां से आएगा? उनके पास डिपॉजिट्स लेने के अधिकार तो होते नहीं बैंकों की तरह। सो एनबीएफसीज मनी मार्केट से पैसा उठा के आगे उधार देते हैं। सो डीएचएफएल स्कैम के बारे में जाके पढ़िएगा। डीएचएफएल रिसेंट कंपनी जो डीलिस्ट कर दी गई सेबी के द्वारा,
उसकी ट्रेडिंग ही बंद कर दी गई है, शेयर की वैल्यू जीरो हो चुकी है, बहुत से लोगों के पैसे डूब चुके हैं। सो DHFL स्कैम यहीं से शुरू हुआ था, जहां उसके पेपर्स बाजार में सस्ते बेच दिए गए थे। सो बाकी हम ज़्यादा नहीं इन चक्करों में पड़ेंगे। सो कंपनियां कॉमर्शियल पेपर्स इशू करके मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाती हैं। और बैंक्स का बच्चे कॉल मनी उठाते हैं, यूजुअली ओवरनाइट 1 डे के लिए, या नोटिस मनी उठाते हैं, ये 2 to 14 डेज के लिए। कॉल मनी, नोटिस मनी। ट्रेजरी बिल 91 डे के होते हैं, 182 डे के होते हैं, 364 डेज के होते हैं। रिसेंटली RBI ये 3 इशू कर रहा है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। कॉमर्शियल पेपर कुछ भी समझ लो, 91 डेज से लेकर 364 डेज तक इनकी लाइफ रहती है। कॉल मनी, नोटिस मनी जो CRR रिक्वायरमेंट्स के लिए बैंक उठाते हैं, वो तो सिंपल या तो 1 दिन का होता है या 2 से 14 दिन का होता है। इसके अलावा बैंक बच्चे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये भी बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का माध्यम है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का माध्यम है। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट सुना होगा। सो मैंने जाके बैंक को पैसे दिए, बैंक ने मुझे FD की रसीद जारी कर दी, पर वो FD मेरी होती है, मेरे नाम पे ही होती है, मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी FD की तरह ही है, पर ये नेगोशिएबल होते हैं। मैं इसको उठा के किसी और को ट्रांसफर करके बेच भी सकता हूँ। बस आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है ना। ये कोई इतने मशहूर नहीं है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। मेनली मनी मार्केट का सबसे मशहूर इंस्ट्रूमेंट्स है T-बिल, और भी मशहूर है कमर्शियल पेपर्स, बिकॉज कॉरपोरेट्स बहुत सारा पैसा मनी मार्केट से उठाते हैं और जब वो वापस नहीं करते हैं तो फिर स्कैम होता है, जैसे DHFL स्कैम। और हर्षद मेहता का भी यही काम था कि वो एक बैंक जब दूसरे बैंक से उधार लेता था, सो हर्षद मेहता ब्रोकर था। सो हर्षद मेहता क्या करता था, एक बैंक से पैसे तो ले लेता था पर दूसरे बैंक को 14 दिन बाद देता था। सो 14 दिन के लिए वो पैसा जाके शेयर बाजार में यूज करता था, यही काम था। सो जो बैंक्स एक दूसरे को, ये कॉल मनी, नोटिस मनी ही है, क्योंकि 2 से 14 दिन का होता है। सो बैंक्स के पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है एक बैंक के पास, तो वो दूसरे बैंक को दे देता है उधार, तो उसके ऊपर ब्याज कमाते हैं। सो ये 3-4 मोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, पैसा उठाता कौन है। अब ये भी बताओ, ये पैसा देता कौन है, ये पैसा लेंड कौन करता है। बच्चे मेनली इनमें लेंडर भी बैंक्स ही होते हैं। अगर भारत सरकार को पैसा चाहिए तो RBI जाके ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करता है, RBI ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू करता है और बैंक्स उसमें पैसा लगाते हैं। बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, LIC हो सकता है, ये सब लोग होते हैं जो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे लगाते हैं। सर आप और मैं नहीं लगा सकते? नहीं बच्चे नहीं। अभी रिसेंटली RBI गवर्नर शायद बोल रहे थे कि ट्रेजरी बिल्स को हम रिटेल कैटेगरी के लिए भी ओपन कर देंगे, मतलब आप लोग भी सीधा जाके ट्रेजरी बिल्स में पैसा लगा सकते हैं। बट आई थिंक फिलहाल तक ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कॉमर्शियल पेपर इशू हो रहा है तो आप लोग पैसा नहीं लगाते, मेनली दूसरे बैंक्स ही पैसा लगाते हैं। जैसे मान लो HDFC को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो 10,000 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर जारी करेगा। तो ये 10,000 करोड़ के कॉमर्शियल पेपर खरीदेगा कौन? आप और मैं नहीं खरीदेंगे, ये बैंक्स खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे। आपने म्यूचुअल फंड्स में एक टॉपिक पढ़ा था, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, याद है? अब पता लगा ये लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, ये लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स खरीदेंगे और सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश का कौन? LIC खरीदेगा। जब कोई आगे नहीं आएगा तो भारत सरकार के बॉन्ड खरीदने कौन आ जाएगा? LIC तो पक्का आ ही जाएगा। सो DHFL स्कैम भी यही था कि आई थिंक DSP ब्लैक रॉक करके, को पता नहीं, DSP ही था शायद, म्यूचुअल फंड है, उसने DHFL के कॉमर्शियल पेपर्स काफी हैवी डिस्काउंट पे बाजार में जाके बेच दिए। मतलब 100 रुपए की चीज चाहे वो 60 रुपए में बेच के निकल गया। तो लोगों को लगा ये 60 रुपए में बेच के क्यों निकल गया, कोई तो दिक्कत होगी। तो वहां से वो स्कैम पता चला कि बाद में पता चला कि DHFL में तो सारे अकाउंट्स ही बोगस थे, वो सारा पैसा तो इधर उधर शिफ्ट हो चुका है, DHFL में तो कुछ है ही नहीं। बाकी आप खुद भी इसके बारे में जाके समझ सकते हैं कि वहां भी मनी मार्केट स्कैम से ही स्टार्ट हुआ था काम। बच्चे IL&FS भी यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ। ये स्कैम नहीं कह सकते, मतलब NPA हो गए बैंकों के पैसे।
सो इनको भी बैंक्स ने शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया हुआ था। इन्होंने भी बैंकों से आई थिंक 95,000 करोड़ उठाया हुआ था। कुछ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कुछ लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, सब डूब गया बिकॉज IRNFS बंद हो गया। सो आप पाएंगे कि कोई भी स्कैम जब होता है उसके तार मनी मार्केट से ही जुड़े होते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में उतना पैसा नहीं फ्लो करता जितना मनी मार्केट में फ्लो करता है। अब देखो, भारत सरकार बोरिंग कर रही है, सो कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। और कॉर्पोरेट्स, कोई एक बोरिंग नहीं कर रहा होता, बड़े सारे कॉर्पोरेट्स बोरो कर रहे होते हैं। सो ये बहुत बड़ा मार्केट है, अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। तो हर्षद मेहता ने बीसी में घुस के ही स्कैम किया था, ठीक है ना। सो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। सर क्या पढ़ना है, क्या बताऊं बच्चे, कुछ भी नहीं है। मतलब आपको सब कुछ आता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक खासियत है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक स्पेशल फीचर होता है कि दीज आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। तो मैं कहूं कि जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, तो क्या जीरो कूपन बॉन्ड हम जानते हैं? यस, जीरो कूपन बॉन्ड भी तो यही होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा एक और पढ़ना है, रेपो एंड रिवर्स रेपो, जो आपने CA इंटर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। सो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। सो मेन फीचर है इनका कि ये सारे के सारे डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं और रिडम्पशन होती है किस पे? फेस वैल्यू के ऊपर। तो सवाल आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना। सो मान लो आज कंपनी ने एक कॉमर्शियल पेपर जारी किया, तो जो जो क्वेश्चन है पूछना है मैं पहले ही बता रहा हूं। आज कंपनी ने एक कॉमर्शियल पेपर जारी किया, ठीक है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है। वैसे बता दूं, कॉमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू आई थिंक 5 लाख रुपए होती है कम से कम, है। यस, एक कॉमर्शियल पेपर की। तभी तो बोला ना, ये रिटेल के लिए नहीं होते, ये सारे HNIs के लिए भी नहीं, मेनली ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। सो कॉमर्शियल पेपर हम 100 रुपये लेते हैं। सो कॉमर्शियल पेपर मान लो 91 डेज का कॉमर्शियल पेपर है। सो वो 100 दिन बाद 100 रुपए पे रिडीम होगा 91 डेज बाद। आज मान लो उसका इशू प्राइस है 92, तो क्वेश्चन कहेगा बताओ इस कॉमर्शियल पेपर के ऊपर रिटर्न कितना आएगा, जिसको बोलते हैं क्या? यील्ड। सो बच्चे IRR निकालना है, क्या मुश्किल है बताओ। सो 92 इंटू 1 प्लस आर इंटू 91 डिवाइड बाई 365 इज इक्वल टू 100। लो बस खत्म, आर निकालना है। सो 92 किस रेट पे? 91 डेज में 100 हो गया। सो 92 इंटू ये कितने आर बनते हैं? सो मैं इसको जरा 90 डिवाइड बाई 360 करके कर देता हूं, अब बाद में बता दूंगा कि पेपर में क्या करना है। सो 90 डिवाइड बाई 360 इज 0.25, तो 1 प्लस 0.25 आर इज इक्वल टू 100। तो बताओ आर किसके बराबर हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 92 है, 100 माइनस 92, तो 1 प्लस 0.25 आर किसके बराबर हो गया? 100 डिवाइड बाय 92। तो बताओ आर किसके बराबर हुआ? 100 डिवाइड बाय 92, ये आता है 1.0870, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 1 इंटू 100, 1.0870 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 1 इंटू 100 है, ये क्या आ गया? 100। एक तो ना ये बड़ा पंगे वाला काम है। यहाँ एक काम करते हैं ना, पहले आर ही निकाल लेते हैं, 0.25 बाद में कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में। 100 डिवाइडेड बाय 92 1.0869 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 100, ये तो 34% आ रहा है, 34% के करीब आ रहा है आर। यहाँ एक और भी काम कर सकते हो, 92 इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 100। तो पहले यहाँ से आर निकाल लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 92 माइनस 1 इंटू 100, तो आर आ रहा है 8.69%। ये ज़्यादा अच्छा है, ये क्यों निकालें हम, ठीक है ना। सो आर सीधा ही निकल आया 8.69%। अब बताओ
ये 8.69% क्या 91 डेज का है कि पूरे साल का? पूरे साल का, ठीक है ना। सो ये पूरे साल का निकला है, क्योंकि आर मैंने आर ही माना है। हाँ, आप अगर 3 महीने का निकालना चाहते हैं तो 8.69 इंटू 90 डिवाइड बाय 360 भी कर सकते हैं, है ना। सो दैट विल बी अराउंड 2.17%। सो यील्ड निकालना है, छोड़ो इन सब कैलकुलेशंस को। क्या हमें यील्ड निकालना आता है? बिल्कुल आता है, ठीक है ना। सो यील्ड निकालना है बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे यील्ड के बारे में ही पूछेगा। दूसरा, वो आपको यील्ड दे देगा कि मान लो 8% एनुअलाइज्ड यील्ड है, कहेगा इशू प्राइस कैलकुलेट कर दो, तो 100 को डिस्काउंट करा जाएगा 8% पे 91 डेज का फैक्टर। सो दो तरह के सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा यील्ड निकाल दो, दूसरा क्वेश्चन आएगा इशू प्राइस निकाल दो। तो फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 8% पे 91 डेज का फैक्टर लगा के, तो इशू प्राइस आ जाएगा। सो तीसरा होता है डिस्काउंटेड यील्ड निकाल दो। डिस्काउंटेड यील्ड क्या होता है बच्चे? देखो, अगर 100 की चीज 92 की इशू हो रही है तो कितने का डिस्काउंट है? 8 रुपए का। किसके ऊपर? 100 रुपए के ऊपर। तो डिस्काउंट कितना है? 8%। दैट्स इट। डिस्काउंट कितना हुआ? 8%। क्लियर है। सो दो तरह के यील्ड पूछेगा, एक सिंपल यील्ड और दूसरा डिस्काउंटेड यील्ड। सिंपल यील्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इधर देखो, 100 माइनस 92 डिवाइडेड बाय 92 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ये लो, 100 माइनस 92 डिवाइड बाय 92 इंटू 360 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। वो सही आ रहा था हमारा आंसर, 34.78%। ये क्वार्टरली ही आया था, माफ करिएगा, ये क्वार्टरली ही आंसर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एनुअलाइज थोड़ा ना है कि 92 100 8.69। सो कंप्लीट आंसर है 34.78%। वो सही आया था हमारा पहले भी। सो सर क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। 3 चीजें वो पूछेगा। पहला, यील्ड निकाल दो, दूसरा डिस्काउंटेड यील्ड निकाल दो, और तीसरा इशू प्राइस निकाल दो। बस ये 3 तरह के सवाल हैं। यील्ड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड यील्ड। अगर मैं इसको 360 डिवाइड बाय 90 करूंगा तो ये एनुअलाइज्ड यील्ड आ जाएगा, पर ये मैंने कौन सा निकाला है? होल्डिंग पीरियड यील्ड। कि 92 का इशू हुआ, 100 पे रिडीम हुआ, तो 8 रुपए कमाऊंगा। कितने के ऊपर? 92 के ऊपर। आप इसको IRR के रूप में भी निकाल सकते हैं। सो 8 डिवाइड बाय 92, तो ये 8.70%। पर ये कितने दिन का है? 90 डेज का। आपको IRR करने की जरूरत क्या है? आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8.69 हमने ऐसे भी निकाल लिया था, तो ये 90 डेज का ही था। मैं गलती से इसको एनुअल बोल दिया था, ये 90 डेज का ही था, है ना। पर ऐसे भी करने की जरूरत क्या है? ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पीरियड 1 साल से कम है, तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये 8.70 बच्चे 90 डेज का है। अब क्वेश्चन आपसे एनुअलाइज्ड यील्ड मांगेगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैं ये लिखवा भी दूंगा। सो 90 डेज का आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन आपसे एनुअलाइज्ड यील्ड मांगेगा। अब एनुअलाइज्ड यील्ड होते हैं 2 तरह के। एक होता है बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और दूसरा होता है इफेक्टिव एनुअल यील्ड। पहला बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और दूसरा इफेक्टिव एनुअल यील्ड। फॉरगेट अबाउट IRR, हम सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा देंगे आपको कि होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल लो, और उसके बाद क्वेश्चन कहेगा एनुअलाइज्ड यील्ड निकालो। और एनुअलाइज्ड यील्ड 2 तरह का है, पहला बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, दूसरा इफेक्टिव एनुअल यील्ड। व्हाट इज बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड? बिल्कुल सिंपल, 8.7 इंटू 360 डिवाइड बाय 90, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। सो 8.7 इंटू 4 करोगे,
सो 34.8% दिस इज योर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। नाम है बच्चे, मैंने आपको एक बार बताया था कि जितने भी लिबर होते हैं वो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने अभी एफआरए में भी क्वेश्चन किया था 6 मंथ लेबर 12 मंथ लेबर, तो हम कहते थे 6 इंटू 12 एफआरए का रेट निकाल दो। सो बड़े वाला फैक्टर डिवाइड बाय छोटे वाला फैक्टर -1 इंटू 2 करते थे ना। तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड में सीधा ही इंटू पीरियड कर देते हैं। सो 360 डिवाइड बाय 90 4 है ना, तो इंटू 4 करोगे तो ये बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड आ जाएगा। नाम है व्हाट इज इफेक्टिव एनुअल यील्ड, याद करो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंपाउंडेड। ये जो निकला होता है ना, ये जो निकला होता है 8.70, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली, और आपने ये आंसर कर दिया। पर इफेक्टिव एनुअल यील्ड ये होता है ना 1.0870 रेज टू द पावर 4 -1 इंटू 100। टाइम वैल्यू में पढ़ाया था इफेक्टिव एनुअल रेट, ये अलग आएगा 1.087 इंटू 1.087 इंटू 1.087 इंटू 1.087 -1 इंटू 100। सो ये देखो 39.61%। सो एनुअल यील्ड निकालने के दो तरीके हैं, पहला बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और दूसरा इफेक्टिव एनुअल यील्ड। सर पेपर में कौन सा लगाना है, इंस्टीट्यूट की मर्जी है, वो जो मर्जी लगा देते हैं, कुछ नहीं लिखा, आप बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड लगा के आ जाइए। इफेक्टिव एनुअल यील्ड तभी लगाइए अगर क्वेश्चन कहे कि हाँ हमें इफेक्टिव एनुअल यील्ड बता दीजिए। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आएंगे जी, यील्ड निकाल दो। तो यील्ड में पहले कौन सा यील्ड, होल्डिंग पीरियड यील्ड, वो आईआरआर होता है, पर आईआरआर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा आता है डिस्काउंटेड यील्ड। अच्छा, होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल के एनुअलाइज्ड यील्ड निकालना है। एनुअलाइज्ड यील्ड निकालने के दो तरीके, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और इफेक्टिव एनुअल यील्ड। क्लियर है? फिर वो कहेगा जी डिस्काउंटेड यील्ड बताओ। डिस्काउंटेड यील्ड और नॉर्मल यील्ड में एक ही फर्क है, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस 8 रुपए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। यहां डिवाइड बाय इशू प्राइस था ना बच्चे। देखो यील्ड होता है रिटर्न, और रिटर्न होती है कि आपने कितने पैसे लगाए। तो आपने 8 रुपए कमाए 92 लगा के, तो वो आपकी यील्ड आएगी। पर मैं कह रहा हूं डिस्काउंट का यील्ड बताओ, डिस्काउंट का परसेंटेज बताओ। तो डिस्काउंट परसेंटेज तो बच्चे 8 रुपए 100 रुपए के ऊपर है, तो 8% डिस्काउंट दिया गया है 360 डेज 90 डेज के लिए। तो इंटू 360 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटेड यील्ड। दिस इज नोन एज क्या, डिस्काउंटेड यील्ड। और लास्ट है इशू प्राइस निकालना। आपको यील्ड दिया होगा तो फेस वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू करोगे, बिकॉज इशू प्राइस क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, और एक ही कैश फ्लो है इशू प्राइस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करोगे, सो आपकी बात बन जाएगी। बस ये 3 तरह के क्वेश्चन आने हैं, यील्ड जिसको होल्डिंग पीरियड यील्ड, देन एनुअलाइज्ड यील्ड, एनुअलाइज्ड यील्ड में बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड और इफेक्टिव एनुअल यील्ड, डिस्काउंटेड यील्ड और इशू प्राइस। दैट्स इट। क्लियर हो गई बात सारी की सारी, समझ आ गया? चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को एक बार लिख लेते हैं, और यही क्वेश्चन आने हैं। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस भी 6-7 ही सवाल हैं, सो वो दिए हुए हैं, 2-4 अपनी तरफ से और करा दूंगा। ठीक है, लिखो जी। सबसे पहले नंबर 1, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लिखिए जी। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स having maturity period of less than 1 year is called money market instruments. Having maturity period of less than 1 year is called money market instruments.
following are the various instruments of money market. Following are the various instruments of money market. Sub point 1, treasury bills, commercial papers, call money / notice money, or certificate of deposits. Certificate of deposits. क्लियर है? सो मेन फीचर इनका क्या होता है? इशूड एट डिस्काउंट एंड redeemable at face value. These instruments are issued at discount and redeemable at face value. These instruments are issued at discount and redeemable at face value. ठीक है? और फेस वैल्यू और इशू प्राइस के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस is interest. Difference between face value and issue price is interest. So अगर मनी मार्केट के ऊपर 4 नंबर का नोट आए तो इतनी सी बातें जाके लिख देनी है. ठीक है? आइए अब इनके ऊपर भी एक एक बातें लिख लेते हैं, बिकॉज ये कल्ले भी तो आ सकते हैं 2-2 नंबर में. सो लिखिए सब पॉइंट ए, ट्रेजरी बिल्स. सो ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर या दीज बिल्स आर issued by RBI on behalf of Government of India. On behalf of Government of India. आरबीआई बच्चे इसके लिए ऑक्शन कंडक्ट करता है और ये ऑक्शन के जरिए बेचे जाते हैं. These instruments are issued by RBI through auctions. Issued by RBI through auctions. और आजकल आरबीआई 91 डे, 182 डे और 364 डे के टी बिल इशू कर रहा है. Nowadays RBI issues 91 day, 182 days and 364 days T-bills. 91, 182 और 364 days T-bills. ठीक है ना? बाकी और भी कोई लाइन ऐड करना चाहते हो कि ये रिस्क फ्री रेट होता है ना, कौन कौन इनमें इन्वेस्ट करता है, वो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं. बी, कॉमर्शियल पेपर्स. कॉमर्शियल पेपर्स सो कौन इशू करता है? कॉरपोरेट्स इशू करते हैं. और मजे की बात होती है ये अनसिक्योर्ड होते हैं. मेन चीज ये है. तो इसके लिए आपको हाईली रेटेड कॉरपोरेट्स ही ये काम कर सकते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज्यादा होती है. दीज आर इशूड बाय कॉरपोरेट्स having good credit rating. Having good credit rating. So these are unsecured instruments.
these are unsecured instruments having life between 7 days to 364 days. Having life between 7 days to 364 days. ठीक है, आरबीआई के बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा. कॉरपोरेट्स have to follow RBI guidelines for issuing commercial papers. Corporates have to follow RBI guidelines for issuing commercial papers. क्लियर है? और अगर सवाल साइलेंट है तो फेस वैल्यू 5 लाख. फेस वैल्यू ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 5 लाख. प्रैक्टिकली पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा. ये थ्योरी में लिखने के लिए है. पेपर में जो फेस वैल्यू दी होगी वो ले लीजिएगा, नहीं दी तो आप 5 लाख मान सकते हैं, 1 लाख भी मान सकते हैं, पर बेटर है 5 ले लें. सी, कॉल मनी और नोटिस मनी. सो ये एक बैंक पैसा उठाता है शॉर्ट टर्म के लिए. अगर 1 दिन के लिए ओवरनाइट उठाएगा तो कॉल मनी, और अगर 2 से 14 दिन के लिए उठाएगा तो नोटिस मनी. सो जो उधार दे रहा है उसको ब्याज मिलता है बच्चे. ठीक है ना, लिखिए. दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स. दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स issued by banks to raise funds for short term, to raise funds for 1 to 14 days, to raise funds for 1 to 14 days. Generally, these funds are raised by the banks to meet its CRR requirements. आपको पता ना, हर फोर्टनाइटली CRR पूरा करना होता है, आरबीआई के पास पैसा जमा कराना होता है. सो बैंक के पास हार्ड कैश होना भी तो चाहिए. ठीक है ना. कॉल मनी इज फॉर 1 day, whereas notice money is for 2 to 14 days. Notice money is for 2 to 14 days. ठीक है. डी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ये कोई इतने मशहूर नहीं होते बच्चे. ऊपर वाले 3 तो मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलते हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इतने नहीं चलते हैं ना, क्योंकि ये तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह है, बट ये नॉन नेगोशिएबल होते हैं. आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. सॉरी, इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, एफडी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है ना. दीज आर बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स. दीज आर बैंक डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स. Main difference between fixed deposit and certificate of deposit is FD is non-transferable, whereas CDs are transferable. Whereas CDs are transferable. चलिए लिखिए जी.
ओके है जी। सो ये थ्योरेटिकली भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं सम कैसे आएंगे। सो टाइप्स ऑफ सम्स, क्या पूछेगा वो आपसे। सबसे पहले नंबर 1, होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड यील्ड, सो लिख लीजिए, दिस इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ IRR। दिस इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ IRR। पर IRR की तरह करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कर सकते हैं फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इंटू 100, ठीक है। सो IRR के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर हो जाएगा। और होल्डिंग पीरियड यील्ड में पीरियड को कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना। अगर 90 डेज का है तो ये 90 डेज का ही आंसर है बस, ठीक है। फिर वो पूछेगा आपसे एनुअलाइज्ड यील्ड। एनुअलाइज्ड यील्ड, सो लिखो, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways। जैसे मैंने ऊपर बताया था, इट कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 ways। पहला बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड या सिंपल यील्ड। तो सिंपल यील्ड लिखा हो, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड लिखा हो, या इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड। सो अगर बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड लिखा है तो होल्डिंग पीरियड यील्ड, दिस इज HPY मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय पीरियड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बच्चे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा 365 ही यूज करिएगा। ये मैं नीचे नोट लिखवा देता हूं। अगर वो कह रहा है कि आप 360 ले लीजिए तब आप 360 ले लीजिए, अदरवाइज आप 365 ही यूज करेंगे। और इफेक्टिव एनुअल यील्ड क्या है, 1 + HPY रेज टू द पावर n, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन, तो वो आपको आता है, हमने पढ़ा हुआ है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent then use 365 days in a year। if question is silent then use 365 days in a year। so अगर सवाल साइलेंट है सो आप 365 डेज ही यूज करिएगा। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप ये बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ही कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको इफेक्टिव एनुअल यील्ड के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सो अगर सवाल साइलेंट है, एक मिनट मुझे कैमरा सेट करने दो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड ही कैलकुलेट कर दीजिएगा, इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है, लिख लीजिए। और तीसरा होता है कि इशू प्राइस निकाल दीजिए। तो इशू प्राइस निकालने में तो क्या दिक्कत आएगी, लिख लिया, नहीं लिखा तो पॉज कर लीजिए। चलिए, थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस। सो इशू प्राइस क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, बिकॉज रिडम्पशन पे फेस वैल्यू मिलना है, डिस्काउंटेड एट R। तो R सवाल दे देगा आपको यील्ड, सो यील्ड दे देगा और आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए जी, बस बच्चे, एक इंस्ट्रूमेंट और होता है रेपो एंड रिवर्स रेपो, वो बाद में लिखते हैं, पहले आप इसको कर लीजिए। चलिए आइए आप कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चे आप ना बेटर है कमर्शियल पेपर का ना 1 लाख ही ले लो, मैंने देखा ही 1 लाख ही लेते हैं।
प्रैक्टिकली 5 लाख होता है, पर आप पेपर में 1 ही लाख ले लो, ठीक है। चलिए आइए, सो पहले 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। लिखिए जी, वैसे बुक में भी हैं सिमिलर क्वेश्चन, आइए पहले बुक से ही देख लेते हैं अगर कोई मिल जाता है तो। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए प्लीज। चलिए, RBI sold a 91-day T-bill of the face value of 100 at a yield of 6%. What was the issue price? देखो आया ना मजा। फेस वैल्यू 100 रुपए है, यील्ड 6% है, 91 डे का बिल है, वो कह रहा है जी इशू प्राइस बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। सो इशू प्राइस किसके बराबर है? ये आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है, मेरी तरफ से नहीं है। इशू प्राइस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू। बच्चे ZCB का इशू प्राइस बहुत निकाला है हमने, डिस्काउंटेड एट आर, डिस्काउंटेड एट आर। तो इशू प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपये फेस वैल्यू है डिवाइडेड बाय 1 + 0.06 इंटू, हाँ जी कितने दिन का है, 91 डेज। तो कुछ नहीं लिखा तो 365 डेज ही यूज करेंगे। सो इंटू 91 डिवाइड बाय 365, सो 0.06 इंटू 91 डिवाइड बाय 365 प्लस 1, 1.0150। सो 100 डिवाइड बाय 1.0150, 98.52। तो इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। 98.52 क्लियर है? लिखिए जल्दी, 98.52। ओके, चलिए आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। पढ़िए जी। Z कंपनी लिमिटेड इशूड कमर्शियल पेपर वर्थ ₹10 करोड़ एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। यहां से काट के यहां लिखिए, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू, एक सेकेंड, डेट ऑफ इशू है 16 जनवरी 2009, डेट ऑफ मैच्योरिटी है 17 अप्रैल 2009। सवाल ने दिन गिन के दे दिए, नंबर ऑफ डेज 91। आइए जरा खुद भी चेक करते हैं। बच्चे ये ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपने इशू करे उस दिन का ब्याज आपको देना होगा, पर जिस दिन रिडीम कर रहे हैं उस दिन का ब्याज नहीं दिया जाता। जिस दिन आपने इशू करे उस दिन का ब्याज देना होता है। तो 16 जनवरी कंसिडर होगा, बिल्कुल होगा। सो जनवरी के 16 से लेकर 31 तक कितने हो गए? 16 दिन। हाँ, फरवरी के 2009 है तो 28 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 16 दिन। गिनो जरा, क्योंकि हो सकता है ना वो आपको दिन दे ही ना। ये देखो वही बन रहा है 91 डेज। सो ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने इशू करे उस दिन का ब्याज देना होता है, पर जिस दिन आपने रिडीम करे उस दिन का ब्याज नहीं देना होता है। एक तो ना ये कैमरे ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, एक सेकंड रुकना जरा। सो जिस दिन आपने इशू करे उस दिन का ब्याज लेना होता है, पर जिस दिन आपने रिडीम करे उस दिन का ब्याज आपको नहीं लेना होता है। सो टोटल 91 डेज ही बन रहे हैं। इंटरेस्ट रेट है 12.04% पर एनम। कमर्शियल पेपर है 10 करोड़ के, तो ये 10 करोड़ क्या होगा? फेस वैल्यू। व्हाट वाज द नेट अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन द इशू ऑफ सीपी। सो फिर से आपसे क्या मांगा है? इशू प्राइस ही मांगा है। चार्जेस ऑफ इंटरमीडियरी में बी इग्नोर्ड। अगले क्वेश्चन में चार्जेस को भी कंसिडर कर लेंगे,
क्योंकि कमर्शियल पेपर इशू करने पे बड़े सारे खर्चे भी होंगे, वो कह रहा है उनको छोड़ दीजिए। सो आइए सिंपल इशू प्राइस निकालना है। नंबर 2, इशू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू कितनी है 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या रेट था 12.04%, 0.1204 इंटू कितने डेज के हैं 91 डेज डिवाइडेड बाय 365। सो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 0.1204 इंटू 91 डिवाइड बाय 365 प्लस 1.0300 ही आ रहा है। सो 10 करोड़ डिवाइड बाय 1.03, सो 9 करोड़ नहीं 97 करोड़, तो कुछ ज़्यादा ही आ गया। 10 करोड़ में कितने जीरो हैं 8। ठीक, सो 97087379, सो 9 करोड़ 70,87,379। माई गॉड, 9 करोड़ 70,87,379। सो काफी बड़ा ही था ये। क्लियर है? सो लिख लीजिए जल्दी। मैंने कहा देख लें कैलकुलेशन सही करी है, क्योंकि आंसर नीचे दिया नहीं हुआ ना। एक सेकंड रुको, कहीं तो दिया होगा, वो ठीक ही होगा। अब इसमें क्या है, चलो छोड़ो, ठीक ही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पढ़िए जी। अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद अ फेस वैल्यू ऑफ 100 एंड डिस्काउंट यील्ड ऑफ 6% विल मैच्योर इन 45 डेज। मैंने आपको डिस्काउंट यील्ड के बारे में लिखवाया, आई थिंक मैंने नहीं लिखवाया। सो चौथे तरह का सम मैंने कहा था वो आपसे डिस्काउंट यील्ड भी पूछ सकता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखवा देते हैं। बच्चे डिस्काउंटेड यील्ड दिया हुआ है 6%, मतलब 100 वाला डिस्काउंट यील्ड तो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, बताया था, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। डिस्काउंट यील्ड होता है कि आपने कितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। सो 6% ऑफ 100 मतलब 6 रुपए डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस कितना होगा 94। विल मैच्योर इन 45 डेज। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है सर? ये 6% 45 डेज का नहीं, हमेशा आपको बोला है कि ये पर एनम होता है। सो ये 94 नहीं होगा, बिकॉज पहले आपको 45 डेज का निकालना पड़ेगा। करंट प्राइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट मांगा है, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड मांगा है, और इफेक्टिव एनुअल रेट मांगा है। सो बच्चे ये डिस्काउंट यील्ड जो दिया है ये 6% पर एनम दिया है। हमेशा रेट पर एनम होते हैं, हमने एसएफएम में हमेशा आपको बताया है, पर 45 डेज का यील्ड निकाल के आपको करंट प्राइस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6। तो पहले मैं डिस्काउंट यील्ड के बारे में लिखवा दूं, बिकॉज मैंने ऊपर लिखवाया नहीं था। लिखो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। सो डिस्काउंट यील्ड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। कैसे?
फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। ठीक है। इन दिस क्वेश्चन डिस्काउंट यील्ड इज 6%, सो 45 डेज, 6% पर एनम होगा, तो 45 डेज का यील्ड कितना होगा? तो 6% इंटू 45 डिवाइडेड बाय, अब यहां बेटर है बच्चे 360 ले लें, इंस्टीट्यूट ने 360 ही लेके किया हुआ है बिकॉज उससे राउंड ऑफ हो जाएगा 0.75%। तो इंस्टीट्यूट ने 360 लिया है, तो मैंने भी 360 लिया क्योंकि अदरवाइज ये बहुत पॉइंट्स में आ जाएगा। तो सब पॉइंट 1 में क्या पूछा है? करंट प्राइस, यानी कि इशू प्राइस मांगा है। तो करंट प्राइस क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू डिस्काउंटेड एट यील्ड, और यील्ड दिया हुआ है 0.75%। सो फेस वैल्यू कितनी है? 100 है ना, माइनस 100 इंटू 0.75%। ये डिस्काउंटेड नहीं आएगा ना इस बार, सॉरी, इशू प्राइस थोड़ा ना है बच्चे, डिस्काउंट है ना। तो डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू के ऊपर। सो फेस वैल्यू में से 0.75% माइनस कर दीजिए। सो 99.25 पे आपका इशू प्राइस बनेगा। ये IRR नहीं दिया हुआ बच्चे, डिस्काउंटेड यील्ड है, और डिस्काउंटेड यील्ड तो फेस वैल्यू के ऊपर लगता है। ठीक है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। सो करंट प्राइस 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, 0.75% आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सीधा 99.25। सब पॉइंट 2 में क्या मांगा है? बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड। अब यहां हमें R निकालना है, बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड। सो पहले होल्डिंग पीरियड यील्ड निकाल लें। होल्डिंग पीरियड यील्ड क्या था? फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इंटू 100। सो इशू प्राइस है 99.25 डिवाइडेड बाय 99.25 इंटू 100। सो 100 माइनस 99.25 डिवाइडेड बाय 99.25, 100 माइनस 99.25 डिवाइडेड बाय 99.25 इंटू 100, दिस इज 0.7557%। सो अब निकालते हैं बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड, और बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड आप सीधा ही मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 0.7557% इंटू 360 डिवाइड बाय 45, 6.05%, 045 भी लिख सकते हो, 6.05%। सो ये मैंने ऊपर ही बता दिया था कि बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड, और अगले में देखो इफेक्टिव एनुअल यील्ड पूछे। सो इसको तो आपको टाइम वैल्यू की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव एनुअल यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, तो 1 प्लस 0.007557 रेज टू द पावर कितना बनता है ये? 360 डिवाइड बाय 45, तो 360 डिवाइड बाय 45 8 बनता है। सो ये तो बच्चे आपको कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी तगड़ी। 1.007557 को 8 बार गुना करना है। 1.007557 2, 1.007557 3, 1.007557 4, 1.007557 5, 1.007557 6, 1.007557 7, 1.007557 8, 1.0620 minus 1 into 100, 6.21%, 6.21% ये करना होता है। सो 1 प्लस इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज इक्वल टू, ये आंसर है आपका। समझ गए ना? इफेक्टिव एनुअल यील्ड हमेशा ज्यादा आता है बिकॉज इसमें कंपाउंडिंग ज्यादा होती है। एक सेकंड, कैमरे ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, बार बार हिली जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए लिखिए जल्दी। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चे।
बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, इफेक्टिव एनुअल यील्ड, बिकॉज इसमें सब कुछ है ना। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। पॉज करिए। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसमें डिस्काउंटेड यील्ड का इफेक्ट भी है, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड का भी, और इफेक्टिव एनुअल यील्ड का भी। सो तीनों तरह के इफेक्ट इसमें दिख जाते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। समझ गए ना। डिस्काउंटेड यील्ड फेस वैल्यू के ऊपर होता है, तो हमने सीधा 100 में से ही माइनस कर दिया उसका डिस्काउंट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए प्लीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक्चुअली में ये वाला टॉपिक ओल्ड कोर्स के सिलेबस में तो पहले से ही था, न्यू कोर्स में ही अब आया है। तो ये सारे क्वेश्चन पहले हम ओल्ड कोर्स में कराते थे, अभी यह इन्होंने न्यू कोर्स में भी डाल दिया है। पढ़िए जी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एज वेल एज द टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। बच्चे ध्यान से, इफेक्टिव रेट मांगा है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड और टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स टू भास्कर लिमिटेड विच इज प्लानिंग अ सीपी इशू। सर ये क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स? बच्चे देखो, जब हम सीपी इशू करेंगे तो जो ब्याज लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करेंगे, पर इशू करने के ऊपर बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। सो उन खर्चों को जब ऐड कर देते हैं तो निकल के आता है टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। जब उन खर्चों को ऐड कर देते हैं तब निकल के आता है टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो इशू प्राइस ऑफ सीपी दिया हुआ है, कैमरा फिर से हिल रहा है, एक सेकेंड। सो इशू प्राइस ऑफ सीपी दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स। अब नीचे दिए हुए हैं इशू एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे इशू एक्सपेंसेस हैं। ब्रोकरेज 0.15% फॉर 3 मंथ्स, रेटिंग चार्जेस 0.5% पर एनम और स्टैम्प ड्यूटी 0.175% फॉर 3 मंथ्स। मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी इसको ठीक करता रहूंगा और ये हिलता रहेगा। एक सेकंड मुझे ठीक कर ही लेना। हाँ जी। सो बच्चे ये 3 तरह के खर्चे हैं, ब्रोकरेज है, रेटिंग चार्जेस हैं और स्टैम्प ड्यूटी है। ये तीनों तरह के खर्चे ऐड करके आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स बताना होता है। ठीक है। सो पहली बात तो इफेक्टिव रेट निकालते हैं, फिर ये तो सीधे ऐड ही करने हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं। सो आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। सो इधर देखिए, आज 97550 का इशू प्राइस है और फेस वैल्यू 1 लाख के ऊपर ये रिडीम होगा, है ना। 97550 का इशू प्राइस, फेस वैल्यू के ऊपर ये रिडीम होगा और टोटल 3 महीने का है, तो आप 3/12 इसमें कर सकते हैं। तो सब पॉइंट ए, तो पहले HPY निकाल लें, होल्डिंग पीरियड यील्ड, फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इनटू 100। सो 1 लाख माइनस 97550 डिवाइडेड बाय 97550 इनटू 100। 2.51%, 2 डिजिट ही ले रहा हूं, 2.51%। 1 लाख माइनस 97550 डिवाइड बाय 97550 इंटू 100, 2.51%। सो क्वेश्चन ने इफेक्टिव एनुअल रेट मांगा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट पर एनम 1.0251 रेज टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जिसे वो रेज टू द पावर 4 भी बोल सकते हो। 1.0251
इंटू 1.0251 इंटू 1.0251 इंटू 1.0251 माइनस 1 इंटू 100, दिस इज 10.42%। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1 प्लस आर इज इक्वल टू रेज टू द पावर दिस। सो माइनस 1 इंटू 100 करोगे तो 10.42% आ जाएगा। क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या मांगा है? टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स। बच्चे ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। टोटल कॉस्ट ऑफ फंड्स, तो एक तो इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी कितनी? 10.42% प्लस, अब बाकी खर्चे जोड़ते हैं। सबसे पहले है ब्रोकरेज 0.15% फॉर 3 मंथ्स, तो इसको भी एनुअलाइज्ड करना पड़ेगा बिकॉज सब कुछ एनुअलाइज्ड है, ये पर एनम है। सो 0.15%, 15 ही है ना, यस, फॉर 3 मंथ्स, तो इंटू 12 डिवाइड बाय 3, सो 0.6% पर एनम। प्लस सर यहां नहीं करना इफेक्टिव, अरे ब्रोकरेज में थोड़ा करना होता है। रेटिंग चार्जेस पर एनम ही दिए हुए हैं 0.5%, रेटिंग चार्जेस 0.5% प्लस स्टैम्प ड्यूटी 0.175% फॉर 3 मंथ्स, स्टैम्प ड्यूटी 0.175% इंटू 12 डिवाइड बाय 3, सो 0.7%। तो सारा कुछ पर एनम करना है, दैट्स इट। दिस इज योर total cost of funds. So 10.42 plus 0.6 plus 0.5 plus 0.7, 12.22% per annum, 12.22% per annum। चलिए जी, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, ऊपर करेंगे। चलिए, सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए एक अलग तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चे ये क्वेश्चन तो अच्छा है, पर इंस्टीट्यूट ने इसका जो ये ना एग्जाम में आया था किसी टाइम पे, और इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। मजे की बात है उसके आंसर को करेक्शन करा गया, पर करेक्शन के बाद भी ये गलत है। इंस्टीट्यूट ने पुराने प्रैक्टिस मैनुअल में अब इसके 3 सोल्यूशन दिए, और मजे की बात ये तीनों गलत है। सो मैं आपको करेक्ट सोल्यूशन ही करा सकता हूं, ठीक है ना। उन्होंने हर सोल्यूशन में कोई ना कोई गलती करी है, मैं उन चक्करों में नहीं पड़ूंगा क्या गलती करी है, हम करेक्ट सोल्यूशन कर देंगे। थोड़ा सा बता दूंगा उन्होंने क्या गलत किया है। पढ़िए जी। AXY Limited is able to issue commercial paper of ₹50 lakh every 4 months at a rate of 12.5%। सो 4 महीने के हैं, 50 लाख की फेस वैल्यू होगी, 12.5% रेट पर एनम दिया हुआ है। सो डिस्काउंटेड यील्ड आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या है? IRR। ये डिस्काउंटेड यील्ड नहीं होगा ना, कुछ नहीं लिखा तो ये क्या है? IRR, मतलब ब्याज का रेट। वो 12.5% ब्याज का रेट देना चाहता है, डिस्काउंटेड यील्ड नहीं है ये ब्याज का रेट है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ कमर्शियल पेपर इशू इज 2500 रुपए पर इशू, 2500 रुपए का खर्चा आएगा। AXY Limited is required to maintain a line of credit of 1,50,000 in bank balance। 1.5 लाख रुपया उसको बैंक में सेफ में रखना पड़ेगा। The applicable income tax rate is 30%। What is the cost of funds after taxes to AXY Limited for commercial paper issue? The maturity of commercial paper is 4 months। अब एक तो ब्याज का खर्चा है,
प्लस एक कॉस्ट का खर्चा है, प्लस वो कह रहे 1.5 लाख रुपया आपको बैंक बैलेंस भी रखना पड़ेगा। अगर 1.5 लाख रुपया बैंक बैलेंस रखना पड़ेगा तो क्या ये खर्चा है? नहीं, ये खर्चा थोड़ा ना हुआ। इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट लॉस्ट होगा, ये आपका खर्चा है। अगर 1.5 लाख रुपया आपको बैंक में रखना पड़ेगा, वो आपका खर्चा थोड़ा ना है। इसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होगा वो आपका खर्चा है। तो बस सर तीनों का टोटल कर दें, और टैक्स रेट दिया है तो ऑफ कोर्स हम इसको आफ्टर टैक्स भी कर देंगे, ठीक है ना। टैक्स रेट दिया हुआ है तो हम इसको आफ्टर टैक्स भी कर देंगे। अब इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑफ फंड्स मांगा है, तो बच्चे ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स हमेशा परसेंटेज में होता है। जैसे पिछला सवाल था, वहां इंटरेस्ट हमने परसेंटेज में निकाल लिया, बाकी सारी चीजें ऑलरेडी परसेंटेज में ही दी हुई थी, सो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पर अब आप तो एब्सोल्यूट नंबर ही निकाल पाओगे ना। इंटरेस्ट कॉस्ट एब्सोल्यूट नंबर में है, ब्याज का लॉस एब्सोल्यूट नंबर में है, ये एब्सोल्यूट निकाल पाओगे। परसेंटेज में कैसे निकालें? डिवाइडेड बाय जितनी भी अमाउंट आपके हाथ में आएगी कमर्शियल पेपर इशू करके इंटू 100। भाई मेरा 200 रुपए का खर्चा हुआ और कमर्शियल पेपर खर्चे वर्चे करने के बाद मेरी जेब में 980 रुपए आए, तो मैं तो यही करूंगा ना कि 200 डिवाइड बाय 980 कि मुझे 20% खर्चा पड़ गया। ये खास बात है, मैंने कहा था ये क्वेश्चन अच्छा था। इंस्टीट्यूट ने कुछ गलतियां करी हैं आंसर में, 3 आंसर है, तीनों में कोई ना कोई गलती है, ठीक है ना। सो ये हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है कि आप इशू प्राइस निकाल लें, है ना। सो कमर्शियल पेपर है 50 लाख की फेस वैल्यू है, 12.5% पर एनम का ब्याज का रेट है। बिकॉज इशू प्राइस निकालेंगे तो ही तो आपको पता लगेगा कि ब्याज कितना है। सो लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7, सब पॉइंट ए, इशू प्राइस इज इक्वल टू, बच्चे 12.5% डिस्काउंट नहीं है तो 50 लाख माइनस 12.5 ना कर देना, कुछ नहीं लिखा तो ये ब्याज है IRR। तो 50 लाख 1.0125 इंटू 4/12, सो 50 लाख 1.041667, 48 लाख। तो बताओ आपने ब्याज कितना दिया? 50 लाख माइनस 48 लाख, 2 लाख आपने ब्याज दिया। तो पहला खर्चा तो यही है, कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालना है, और सबसे पहला कॉस्ट ऑफ फंड्स तो ब्याज ही होता है। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उन्होंने 50 लाख इंटू 12.5% इंटू 4/12, 50 लाख इंटू 12.5% इंटू 4/12, 208,333 ले लिया है। उन्होंने इसको डिस्काउंटेड यील्ड मान लिया। पर फिर नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, मैंने बोला ना 3 सोल्यूशन दिए, अगले ऑल्टरनेटिव में बोला कि नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर उसमें कोई और गलती करती, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज ये डिस्काउंट यील्ड थोड़ी ना है, ये तो IRR दिया हुआ है कि इतना इंटरेस्ट कंपनी देना चाह रही है, ठीक है। बी, टोटल कॉस्ट। अब टोटल खर्चा आपको क्या क्या पड़ा? तो सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का, प्लस इशू कॉस्ट 2500 रुपए की, प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि 1.5 लाख रुपया आप यूज नहीं कर सकते, सो 1.5 लाख रुपए के ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने के लिए 12.5 ही ले लेते हैं, कोई और रेट तो दिया नहीं हुआ, इंटू 12.5% इंटू 4/12, सो 6250 का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है।
सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 208,750, पर ये तो बिफोर टैक्स है, सो इसको आफ्टर टैक्स कर लेते हैं। 208,750 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 30%, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स जो मांगा है वो आफ्टर टैक्स मांगा है, सो इंटू 0.7, 146,125। ये आपकी टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट परसेंटेज में कैसे निकलेगी? डिवाइड करेंगे नेट प्रोसीड्स सी कि आज आपके हाथ में कितना पैसा आया। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स टुडे। सो वैल्यू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, आज आपके हाथ में आया 48 लाख। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है? 50 लाख 48 लाख लेके इसमें से फिर ब्याज माइनस कर दिया। और 2-3 सोल्यूशन सब में गलती है बच्चे। आज 48 लाख ही आपके हाथ में आया है, पर उसमें से भी 2500 रुपए की तो इशू कॉस्ट ही लग गई, उसमें से भी 1.5 लाख का तो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट ही मेंटेन करना पड़ेगा। सो आपके हाथ में कितना आया? 48 लाख माइनस 2500 माइनस 1.5 लाख, 4647,500। तो इंस्टीट्यूट का आंसर हर तरफ से गलत है, ये ध्यान रखिएगा। सो कॉस्ट अगर परसेंटेज में निकालनी हो तो 146,125 आपका खर्चा है, क्योंकि बाकी तो टैक्स बेनिफिट है, और ये आपके हाथ में आया 146,125 डिवाइडेड बाय 4647,500, 3.14%। सो ये क्वेश्चन करंट स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये हमने पास्ट के स्टडी मटेरियल से निकाला है। सो अगर एनुअलाइज्ड कॉस्ट निकालनी हो, क्योंकि पर एनम मांगा था, लिखा नहीं है, पर एनम जरूर निकाला करो। और कुछ नहीं लिखा तो बॉन्ड इक्वलेंट यील्ड इंटू 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, सो 9.43। सो ये करंट स्टडी मटेरियल में इन्होंने नहीं डाला है, ये पुराने स्टडी मटेरियल में था तो हमने वहीं से उठाया है। सो वहाँ इसका आंसर भी गलत दिया हुआ है, हमने आपको इसका करेक्ट आंसर करके करा दिया है। क्लियर है? सो बच्चे ऐसी छोटी मोटी गलतियां ये लोग करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतनी गलतियां करी हैं, 3 सोल्यूशन दिए, बेवकूफों ने तीनों में कोई ना कोई गलती करी हुई है। ओके, लिखिए। सो ये करेक्ट आंसर है, आप इसको करिए पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 12.5% उन्होंने डिस्काउंटेड यील्ड पहले माना, फिर कहा चलो ठीक है ये IRR भी हो सकता है तो ऐसे कर लीजिए। फिर किसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लिया, फिर किसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिया तो उसको आफ्टर टैक्स नहीं किया, फिर किसी में सब कुछ किया तो 48 लाख में से फर्दर ब्याज 2 लाख माइनस कर दिया। इस तरह से काफी सारी गलतियां हैं। चलिए पॉज करिए, आप ये वाला सोल्यूशन करेंगे। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ये भी बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। वंडरलैंड लिमिटेड हैज एक्सेस कैश ऑफ 20 lakhs which it wants to invest in short term marketable securities। तो 20 लाख रुपए का कैश पड़ा है, इन्वेस्ट करना है। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट विल बी 50,000। द सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एनुअल यील्ड ऑफ 9%। क्लैरिटी से लिखा हुआ है, सो 9% ब्याज उसको मिलेगा। द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 5%। लो जी, 9% साल का है, मुझे 5% चाहिए, बताओ मैं कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करूं या कितने समय के लिए इन्वेस्ट करूं? ऑफ कोर्स वो लेस देन ईयर ही आएगा, बिकॉज 9% तो साल का ही मिल रहा है। और प्री टैक्स एवं लिखा है, टैक्स रेट कहीं दिया ही नहीं हुआ। द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो वो बाद में बात करते हैं, पहले इधर देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है।
ये रहा। सो ये भी बच्चे आपके एग्जाम में है और ये स्टडी मटेरियल में भी है। क्वेश्चन नंबर 2। सो वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। आज उसके पास 20 लाख रुपया है जिसको वो इन्वेस्ट करेगा और 9% पर एनम उसको यील्ड मिलेगा। पर ध्यान से सोचो कि इन्वेस्टमेंट करने पे 50,000 रुपये तो उसका खर्चा ही आ जाएगा। तो सवाल आपसे पूछ रहा है मुझे 5% रिटर्न चाहिए, बताओ मैं कितनी देर के लिए इन्वेस्ट करूं। बच्चे देखो, सब पॉइंट 1। अब ये ना कॉमन सेंस का सवाल है, इसका मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है। अब बताओ इसका मनी मार्केट से क्या लेना देना है। ये तो मैथ्स का क्वेश्चन था, सिंपल। इधर देखो, आपको कितनी इनकम रिक्वायर्ड है, ध्यान से। वो कह रहा है 20 लाख रुपए आपने लगाना है, 5% की इनकम आपको चाहिए, यानी कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए। सीधी बात है। पर 50,000 तो खर्चा ही आ जाएगा, तो मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 1.5 लाख कमाना पड़ेगा, है ना। टोटल इनकम टू बी अर्न्ड। याद है म्यूचुअल फंड में इस तरह के क्वेश्चंस हम करते थे। सो 1 लाख रुपया तो चाहिए, 50 खर्चे को भी तो कवर करना है। सो टोटल 1.5 लाख रुपया कवर करना है। ओके, पर एनम इनकम कितनी है? अगर पूरा साल रखोगे तो 20 लाख का 9% 1,80,000 कमा के देगा। आपको 1,50,000 कमाना है, बताओ कितने महीने लगेंगे। वेरी वेरी सिंपल। सो 1,80,000 की इनकम वो 12 महीने में कमा के देगा। आपको 1,50,000 कमाना है, बताओ कितने महीने लगेंगे। सो 12 डिवाइड बाय 1। मैंने बिल्कुल सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करा दिया। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। एंड करेक्ट आंसर इज 10 मंथ्स। अच्छा, ये मैथ्स का सवाल था, ठीक है। समझ गए कि 5% तो मुझे चाहिए। सो 20 लाख का 5% हो गया कितना, 1 लाख। ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। 50,000 खर्चा कवर करूंगा, क्योंकि रिटर्न तो आफ्टर एक्सपेंसेस होती है ना। खर्चे वर्चे करके 5% चाहिए। सो अगर 1 लाख कमाया, 50,000 खर्चा कर दिया जेब में, तो 50,000 ही आया। मुझे 1.5 लाख कमाना पड़ेगा ताकि 50,000 खर्चा हो जाए, तो भी जेब में कितना आ जाए, 1 लाख आ जाए। और वो कमा के देगा साल में 1,80,। तो कितने महीने रखूं कि 1.5 लाख मिल जाए? 9 महीने, 10 महीने। सेकंड पार्ट, द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000। ब्रेक इवन कब होगा? जब मेरी इनकम भी 50,000 होगी। हाँ, तो सेम फॉर्मूला, ब्रेक इवन। So, in order to break even, company needs to earn 50,000। यही होता है ब्रेक इवन। हाँ, तो 1,80,000 इनकम के लिए 12 महीने हैं। अब आपको 50,000 कमाना है। सो 12 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 50,000, 3.33 मंथ्स आते हैं, मतलब 3 महीने 10 दिन, 3.33 मंथ्स। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, जितनी आसानी से हो गया है इतनी आसान था नहीं। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये एग्जाम में आ गया था, बच्चों को पता ही नहीं लगा था इसमें करना क्या है। ये ध्यान रखिएगा, लिखिए जल्दी। पॉज करिए, चलिए। सो आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? आइए और देखते हैं।
तो ये क्वेश्चंस करके जाने हैं सारे हैं, वो भी गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक ही रह गया बस। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। M Limited has to make payment on 30th January 2010 of rupees 80 lakhs. It has a surplus cash today, that is 31st of October 2009, and has decided to invest sufficient cash in bank certificate of deposit scheme offering a yield of 8% per annum on a simple interest basis. What is the amount to be invested now? So issue price मांगे, इधर देखो जरा। कहाँ गया? हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दोबारा पढ़िए। उसको 30 जनवरी 30/1/2010 को पेमेंट करनी है, कितनी? 80 लाख की। उसके पास आज कैश पड़ा हुआ है। आज क्या तारीख है? 31/10/2009। वो बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करेगा जो 8% पर एनम कमा के देगा। बताओ कहता आज कितना इन्वेस्ट करूं। सो इशू प्राइस निकालना है, तो पहले पीरियड काउंट कर लें, दिन गिनने पड़ेंगे बच्चे, बिकॉज 30 जनवरी है ना। सो अक्टूबर का एक दिन, बिकॉज जिस दिन इन्वेस्ट करा वो गिना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन और जनवरी के 29 दिन, बिकॉज लास्ट डे कंसिडर नहीं करना, ठीक है ना। सो 31 + 31 + 29, 91 days. So amount to be invested today. Amount to be invested today, 80 lakh divided by 1 + 0.08 into 91 divided by 365. So 1.0199, 7843906। तो इतना पैसा आज आप जमा करा दीजिए, आपकी बात बन जाएगी। लिख लीजिए इसको आराम से। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? चलिए बच्चे, एक आखिरी कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, वो भी लिख लीजिए। हेडिंग बनाइए, रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस। ये भी थ्योरी में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस। सो फिर से बोलूँगा, जिन्होंने न्यू कोर्स में सीए इंटर ग्रुप 2 किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर रेपो एंड रिवर्स रेपो को बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। बहुत क्यों किए जाते हैं रेपो रिवर्स रेपो, ये सब पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम इसको और बारीकी से पढ़ते हैं। एक बार पूरा ही समझा देता हूँ, ठीक है। सो मान लो एक एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़े हुए हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, और एक वाई लिमिटेड है। अब एक्स लिमिटेड को पैसे की जरूरत है, तो एक्स लिमिटेड एक ट्रांजैक्शन कर सकता है जहां इन सिक्योरिटीज को गिरवी रख के वो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं। कैसे होता है ट्रांजैक्शन? एक्स और वाई लिमिटेड के बीच में डील हुआ। एक्स कहता मेरे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100 करोड़ के हैं मार्केट वैल्यू, मेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, मैं आज ये ट्रांजैक्शंस, आज ये सिक्योरिटीज आपको बेच देता हूं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, मैं आज ये सिक्योरिटीज आपको बेच देता हूं और आप बदले में आज मुझे 100 करोड़ रुपए का लोन दे दीजिए। सो
समझ आई बात? एक्स क्या कह रहा है कि आज मैं ये सिक्योरिटीज आपको बेच देता हूं और बदले में आप मुझे 100 करोड़ रुपया दे दीजिए। वाई कहता फिर 3 महीने बाद, या ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 30 दिन बाद मैं ये सिक्योरिटीज आपसे वापस खरीद लूंगा। मैं ये सिक्योरिटीज आपसे वापस खरीद लूंगा और बदले में आपको पे करूंगा। वाई कहता कितने पे करोगे? जो उस दिन की मार्केट वैल्यू होगी। वो कह रहा नहीं, जो आपने मुझे 100 करोड़ दिया है प्लस इंटरेस्ट मैं आपको वापस करूंगा। दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज रेपो ट्रांजैक्शन फॉर एक्स लिमिटेड। व्हाट इज रेपो? रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो क्या है? रीपर्चेज एग्रीमेंट। कि जहां आज आपने अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर दिया और उसी टाइम उसको रीपर्चेज करने का एग्रीमेंट भी कर लिया। दिस इज नोन एज द रेपो, यानी कि रीपर्चेज एग्रीमेंट। एक्चुअली में ये लोन ही होता है। एक्चुअली में तो ये लोन ही होता है, पर ये समझ लो कि सच में सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं और बाद में उन सिक्योरिटीज को खरीदा जाता है। पर जिस रेट पे खरीदा जाता है वो उस दिन का मार्केट रेट नहीं होता। बेचा तो जाएगा आज के मार्केट रेट पे, एक्चुअली में मार्केट रेट पे भी नहीं बिकता, वो इससे भी कम ही देते हैं, क्योंकि है तो लोन ही है, तो भाव तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लो वो कह रहा है मैं तो 10% मार्जिन रखूंगा, मतलब वो 90 करोड़ रुपए आज मुझे देगा और जब मैं वापसी खरीदूंगा तो 90 करोड़ प्लस इंटरेस्ट में उसको वापस करूंगा। फिर नहीं देखा जाएगा कि उस दिन इन सिक्योरिटीज का क्या रेट चल रहा है, ये फिर नहीं देखा जाता। ये एक्स लिमिटेड के लिए रेपो है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ज्यादातर ये ट्रांजैक्शन बैंक्स और आरबीआई के बीच में होता है। जरूरी नहीं है कि ये बैंक और आरबीआई के बीच में ही हो, पहले तो इस बात को समझ लो। पर ज्यादातर ये ट्रांजैक्शन बैंक और आरबीआई के बीच में ही होता है। कैसे? आरबीआई को सिस्टम में पैसा डालना है, सो बैंक्स के पास बड़े सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो आरबीआई कहता आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, ये सिक्योरिटीज मुझे बेच दो। सर बैंक्स ने पैसा क्या करना है? बैंक आगे लोन देगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लिक्विडिटी आएगी। अब वो अलग मुद्दा है कि रेपो क्यों किया जाता है। बहुत अच्छे से हम इकोनॉमिक्स में बताते हैं कि रेपो क्यों किया जाता है। सो आरबीआई बैंकों को बोलता है कि आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमें सेल कर दो, हम आपको बदले में पैसा दे देंगे, लिक्विडिटी दे देंगे। जो किस रेट पे? जो भी उस दिन मार्केट रेट होगा, थोड़ा सा मार्जिन रख के हम आपको पैसा दे देंगे। प्लस अक्रूड इंटरेस्ट भी होता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं। सो मार्केट रेट तो आपको पता है क्लीन प्राइस होता है, पर जब सिक्योरिटीज बेचे जाते हैं तो अक्रूड इंटरेस्ट जोड़ा जाता है। डर्टी प्राइस के ऊपर ही हमेशा डील होती है, ठीक है। और बैंक उस लिक्विडिटी का क्या करते हैं? बैंक आगे जाके लोन दे देंगे। सो कोरोना के टाइम पे जब बहुत सारे काम धंधे लोगों के बंद हो गए, लोगों के हाथ में पैसा आना बंद हो गया, उस समय सिस्टम में लिक्विडिटी की बहुत जरूरत थी, तो आरबीआई ने बहुत सारे रेपो ट्रांजैक्शंस करे। सो जहां बैंक अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचते हैं और बदले में आरबीआई उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। होता तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, पर कोरोना के दौरान इन्होंने एलटीआरओ भी किया है, लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजैक्शन, एलटीआरओ। क्योंकि अदरवाइज तो ये 3, 4, 5 दिन का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, पर कोरोना के समय में इन्होंने एलटीआरओ किया, लॉन्ग टर्म रेपो ट्रांजैक्शंस, 1-1 साल के रेपो ट्रांजैक्शंस, जहां बाद में आरबीआई बैंक आरबीआई से सिक्योरिटीज रीपर्चेज करेंगे और बदले में आरबीआई को पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? जो भी आरबीआई ने बैंकों को दिया था प्लस इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट किस रेट पे दिया जाता है? रेपो रेट के ऊपर ही दिया जाता है। एंड आई थिंक करंट रेपो रेट जो है वो 4% या इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए। वो एक बार देख लीजिएगा, वैसे वो एसएफएम के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट होता है।
सो करंट रेपो रेट जो चल रहा है वो 4% के इर्द गिर्द चल रहा है। सो ये जो डील होती है जिस रेट पे होती है उसको रेपो बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। ये डील का नाम है रेपो ट्रांजैक्शन, पर जो रेट पे ब्याज लगाया जाता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। बात समझ में आती है? सो रेपो और रिवर्स रेपो में डिफरेंस पेपर में आ सकता है। तो पहले मैं रिवर्स रेपो बता दूं। रेपो के जरिए आरबीआई इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इन द सिस्टम। रिवर्स रेपो उल्टा होता है। रिवर्स रेपो क्या है? ये बैंक और आरबीआई, यहां आरबीआई बॉन्ड इशू करता है बैंकों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है बैंकों को, और बदले में बैंकों से लिक्विडिटी खींचता है, पैसे लेता है। समझ लो आरबीआई ने लोन लिया और बैंकों ने लोन दिया आरबीआई को, और बाद में आरबीआई उनसे ये सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेता है। आरबीआई रीपरचेज करता है और बैंकों को बाद में ब्याज पे करता है जितना लोन दिया प्लस रिवर्स रेपो रेट, जितना लोन दिया प्लस रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आजकल रेपो रेट से काफी कम, आई थिंक 3.25 के 3.35 के इर्द गिर्द रिवर्स रेपो रेट है। बिकॉज रिवर्स रेपो पे तो आरबीआई ने ब्याज देना है, सो आरबीआई कम ब्याज देता है, ज्यादा ब्याज बैंकों से लेता है। समझ रहे हो? सो वही ट्रांजैक्शन है, पर कौन इनिशिएट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन होती है। अगर बैंक्स सिक्योरिटीज बेच के आरबीआई से पैसा ले रहे हैं और बाद में सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो बैंक्स के लिए ये रेपो है, और अगर बैंक्स आरबीआई से सिक्योरिटीज खरीद के बाद में आरबीआई को बेचेंगे तो ये ट्रांजैक्शन बैंक्स के लिए रिवर्स रेपो है। दोनों के ब्याज का रेट अलग अलग है। सो जब रेपो होता है तो बैंक आरबीआई को ब्याज देते हैं, बिकॉज आरबीआई से लिक्विडिटी मिल रही है, और आरबीआई को ब्याज देते हैं कौन से रेट पे? रेपो रेट पे। और रिवर्स रेपो के केस में आरबीआई बैंक्स को ब्याज पे करता है, और दोनों रेट्स अलग अलग हैं। सो कौन ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ये रेपो है या ये रिवर्स रेपो है। मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं रेपो करूंगा कि रिवर्स रेपो करूंगा? मैं रेपो करूंगा, बिकॉज मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़े हैं, मैं आरबीआई को बेच के उससे पैसा ले लूंगा और बाद में आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस खरीदूंगा और ब्याज सहित पैसा वापस कर दूंगा, तो मैं रेपो करूंगा। मेरे पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है, मैं वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं रिवर्स रेपो करूंगा। सो ये डिपेंडिंग अपॉन के बैंक्स के पास क्या लिक्विडिटी पोजीशन है, तो उस लिक्विडिटी पोजीशन को देखते हुए बैंक रेपो या रिवर्स रेपो डील करते हैं। समझ आ गई बात? क्लियर है? सो बाकी होता है कि रेपो के जरिए आरबीआई लिक्विडिटी डालता है, रिवर्स रेपो के जरिए आरबीआई लिक्विडिटी सक करता है सिस्टम से। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको थ्योरी में लिखवा भी दूंगा। बस इतनी सी बात है। सो ये जरूरी नहीं है बैंक और आरबीआई के बीच में भी हो, ये दो बैंक्स के बीच में भी हो सकता है, रेपो और रिवर्स रेपो। पर ज्यादातर रेपो और रिवर्स रेपो वर्ड बैंक और आरबीआई के आपस की ट्रांजैक्शंस के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर हो गई बात? बस इस पे एक छोटा सा सम करना है और कुछ नहीं। बस मेन बात यह है कि रेपो में सिक्योरिटीज बेची तो मार्केट प्राइस पे ही जाती हैं, माइनस हेयर कट। हेयर कट मतलब 100 करोड़ के मार्केट प्राइस पे आरबीआई 100 करोड़ नहीं देता, थोड़ा हेयर कट रखता है, तो भाव ऊपर नीचे होते रहते ना। मान लो 10% हेयर कट है प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। पर जब सिक्योरिटीज रीपरचेज करी जाती हैं तो वो तब उस दिन का मार्केट प्राइस नहीं देखा जाता, जितना पैसा दिया था प्लस इंटरेस्ट ऑन रेपो रेट। क्लियर है? सो पहले इसको थ्योरेटिकली लिख लेते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब पॉइंट 1 लिखो, रेपो रीपरचेज एग्रीमेंट, रीपरचेज एग्रीमेंट लिखो। हेयर one party sells securities to other party at one price and commits to repurchase the same securities
later on and to pay to other party amount raised plus interest. सो दूसरी पार्टी को क्या पे करना है? जो भी अमाउंट आपने रेज किया प्लस इंटरेस्ट. व्हाट इज रेपो? रीपरचेज. रीपरचेज मतलब आज मैं सिक्योरिटीज बेच दूंगा और बाद में इन्हीं सिक्योरिटीज को क्या कर लूंगा? रीपरचेज कर लूंगा और आपको पैसे वापस कर दूंगा जो आपने मुझे दिए थे प्लस इंटरेस्ट. ठीक है ना? रेपो का मेन पर्पस क्या होता है कि बैंकों को पैसे की जरूरत है, तो शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स. This transaction is done to meet the short-term deficiency of funds. This transaction is done to meet the short-term deficiency of funds. So short-term deficiency को पूरा करने के लिए ये किया जाता है और आरबीआई ये ट्रांजैक्शन करता है बैंक्स के साथ टू इंफ्यूज द लिक्विडिटी इन द सिस्टम. ठीक है ना? आरबीआई यूजुअली डन रेपो ट्रांजैक्शंस विद बैंक्स टू इंफ्यूज the liquidity in the system, to infuse the liquidity in the system. So RBI बैंक्स के साथ ये ट्रांजैक्शन जनरली करता है सिस्टम में लिक्विडिटी डालने के लिए. और रेपो ट्रांजैक्शन इज जनरली डन एट रेपो रेट. रेपो ट्रांजैक्शंस आर जनरली डन एट रेपो रेट. लिख सकते हो और 4% पर जरूरत नहीं है, वो इकोनॉमिक्स में जरूरत होती है. सो रेपो ट्रांजैक्शंस जो किए जाते हैं वो रेपो रेट के ऊपर ही किए जाते हैं. क्लियर है? सो मैं ऐसे 4 पॉइंट रिवर्स रेपो में भी लिखवा दूंगा ताकि आप दोनों में फिर डिफरेंस भी लिख सके पेपर में अगर आता है तो. ठीक है? सब पॉइंट 2 रिवर्स रेपो. अच्छा, रेपो को ना रेडी फॉरवर्ड डील भी कहते हैं. ये नाम आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, सो ये लिख लीजिए. रेपो को रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जाता है. रेपो इज ऑल्सो नोन एज द रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? सब पॉइंट 2 रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो रेपो का उल्टा है. आपके पास सरप्लस पैसा पड़ा है, सो उसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिक्योरिटीज खरीद के बाद में उसको बेचते हो. लिखो, इन रिवर्स रेपो वन पार्टी, आज आप सिक्योरिटीज खरीदते हो, बाइज सिक्योरिटीज फ्रॉम अनदर पार्टी. One party buys securities from another party and commits to resell the same to other party. Commits to resell the same to other party at amount of purchase plus interest. है ना? रीसेल किस रेट पे होगा? जिस रेट पे खरीदा था प्लस उसके ऊपर ब्याज. जिस रेट पे खरीदा था प्लस उसके ऊपर ब्याज. ठीक है? और सेकंड पॉइंट लिखवाया था शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी ऑफ फंड्स. यहां एक्सेस लिक्विडिटी को पार्क करने के लिए इसको यूज किया जाता है. रिवर्स रेपो इज डन to park the excess liquidity, to park the excess liquidity. सो आरबीआई बैंक्स के साथ रिवर्स रेपो करता है
to suck the excess liquidity. RBI does this transactions with bank to suck the excess liquidity in the system. To suck the excess liquidity in the system. So मैंने चारों के चारों पॉइंट एक जैसे लिखवा दिए. अगर पेपर में डिफरेंस आएगा तो सेंटर में लाइन लगा के दे देना. और यहाँ ब्याज पे किया जाता है रिवर्स रेपो रेट पे. इंटरेस्ट इज पेड एट रिवर्स रेपो रेट. इंटरेस्ट इज पेड एट रिवर्स रेपो रेट. वैसे रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होता है रेपो रेट से, पर आजकल कम है. उसके कुछ कारण है, वो इकोनॉमिक्स में पढ़िएगा. वैसे बता रहा हूं, रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है, पर आजकल रिवर्स रेपो रेट से कम चल रहा है. चलिए आइए, सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देते हैं. एक ही सवाल है, अगर आएगा तो वही आएगा. आइए जी, सो आखिरी क्वेश्चन है ये. बाकी सारे सम्स तो हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए. सो बाकी सारे हम लोग कर चुके हैं, बस एक यही बचता है. बच्चे 3-4 स्टडी मटेरियल के हैं, 3-4 मैंने अपनी तरफ से दिए हुए हैं. इसमें फिलहाल बहुत है ही इसमें यही, और है ही नहीं कुछ. क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए. बैंक ए एंटर्स इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी. बैंक ए ने रेपो किया है, तो इसका आपके लिए क्या अर्थ है? बैंक ए ने रेपो किया है तो आपके लिए इसका अर्थ है कि बैंक को पैसे की जरूरत है, तो बैंक ए सिक्योरिटीज बेचेगा, विद बाद में उसको रीपरचेज करेगा. क्योंकि जो व्यक्ति ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, हमेशा ट्रांजैक्शन को उसी के एंगल से ही पढ़ा जाता है. सो बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2018. ये बॉन्ड्स बेचे जाएंगे इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2018 एट 5.65% फॉर ₹8 करोड़. व्हाट इज दिस 5.65%? ब्याज का रेट, रेपो रेट. और 8 करोड़, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये जो 8 करोड़ है ये फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड है. ये घर से आपको पता होना चाहिए कि ये जो 8 करोड़ है ये फेस वैल्यू है. Assuming that the clean price is 99.42. बॉन्ड वैल्यूएशन में बताया था, ब्याज के बिना के रेट को बोलते हैं क्या? क्लीन प्राइस. सो क्लीन प्राइस पे डील नहीं होती, डील डर्टी प्राइस पे होती है. सो क्लीन प्राइस प्लस इंटरेस्ट एंड इनिशियल मार्जिन इज 2%. मैं 10% बोल रहा था, हेयर कट समझ लो कि वो पूरा पैसा आपको नहीं देंगे, 2% नीचे रख लेंगे. एंड डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट भी 262 डेज. तो डर्टी प्राइस निकालना पड़ेगा, 62 दिन का ब्याज ऐड करके. यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन, सबसे पहले तो डर्टी प्राइस, और दूसरा रीपेमेंट एट मैच्योरिटी. कंसिडर 360 डेज इन अ ईयर. सो इधर देखिए जरा, लेट मी ओपन द बुक. हाँ जी, सो बैंक ए ने एक ट्रांजैक्शन करी है. ध्यान से देखना, दो पार्टीज हैं, बैंक ए और बैंक बी. सो रेपो किसने स्टार्ट किया? बैंक ए ने स्टार्ट किया. तो बैंक ए विल सेल द सिक्योरिटीज एंड विल रिसीव अमाउंट. तो सबसे पहले वो पूछ रहा है बताओ डर्टी प्राइस क्या होगा. तो सब पॉइंट 1 डर्टी प्राइस कुछ नहीं है बच्चे, अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना है, ठीक है ना. सो क्लीन प्राइस दिया हुआ है, कितना है? 99.42. और कितनी देर का अक्रूड इंटरेस्ट है? 262 डेज का, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट. बॉन्ड की फेस वैल्यू पर बॉन्ड नहीं दी हुई, तो क्योंकि 99 क्लीन प्राइस है तो मैं 100 रुपए फेस वैल्यू मान सकता हूं. 8 करोड़ के तो बच्चे टोटल बॉन्ड है ना, मैं तो पर बॉन्ड का डर्टी प्राइस निकाल रहा हूं. इनटू
5.6, एक मिनट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 10% है, 5.65 तो रेपो रेट है। डर्टी प्राइस तो बच्चे जो बॉन्ड बेचा जा रहा है उसका निकालना है, ठीक है ना, इनटू 262 डिवाइड बाय 360, 262 ही था, यस, 7.28। सो ये आ गया आपका डर्टी प्राइस 99.42 प्लस 7.28, 106.7। मतलब इतने बॉन्ड आज बेचे जाएंगे, इस रेट पे एक बॉन्ड बेचा जाएगा, ठीक है। कितने बॉन्ड बेचे हैं? 8 करोड़ की फेस वैल्यू के बॉन्ड बेचे हैं। अगर 100 रुपए का एक बॉन्ड है तो इसका मतलब 8 लाख बॉन्ड बेचे जाएंगे। किस रेट पे? इस रेट पे 106.70। तो सेल द सिक्योरिटीज, कितने सिक्योरिटीज? 8 लाख बॉन्ड एट द रेट ऑफ 106.70। 8 लाख बॉन्ड बेचे जाएंगे। और सेकंड पार्ट में मांगा है, बताओ रीपेमेंट कितना होगा। तो उसके लिए तो पहले देखना पड़ेगा कि लोन कितना दिया, ठीक है ना। सो number of bonds to be sold initially, number of bonds to be sold initially, so 8 करोड़ डिवाइड बाय 100, फेस वैल्यू 100 हमने अज्यूम किया है, सो 8 लाख बॉन्ड्स दिए होंगे, ठीक है। तो बताओ सेल प्रोसीड्स कितने आपकी जेब में आए होंगे। आपने 8 लाख बॉन्ड बेचे एट 106.70, 8 लाख बॉन्ड बेचे एट 106.70, सो 85360000, ये लोन आपको मिला है 85360000। नहीं सॉरी 2% का मार्जिन भी था, सॉरी माफ करिएगा, माइनस इनिशियल मार्जिन 2%, किसका? इसी का 85360000। 2%, उसने पूरे पैसे तो कभी भी नहीं देगा ना बच्चे, कारण समझो ना, मार्केट रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इनिशियल सेल प्रोसीड्स, सो पूरे पैसे कभी नहीं दिए जाते, हमेशा हेयर कट रखा जाता है। और इन्होंने तो बहुत ही कम रखा है, वैसे बॉन्ड में इतना भी बहुत होता है, बिकॉज बॉन्ड की वैल्यू 2% हिलना तो पूरा अमेरिका हिल जाए। अगर बॉन्ड यील्ड 2% हिल जाए ना तो आधी दुनिया की स्टॉक मार्केट 20% गिर जाए। 2% बहुत ज्यादा होता है। सो 83652800, ये है आपका अमाउंट ऑफ लोन, 83652800। पर उसने मांगा रीपेमेंट। सो रीपेमेंट क्या होगा? रीपेमेंट के अंदर ये रीपरचेज करेगा और पे करेगा कितना? जितना लिया था, प्लस अक्रूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5.65% फॉर 14 डेज। सो कैलकुलेशन ऑफ रीपेमेंट, बस ये बात पता होनी चाहिए कि ये होता लोन ही है, दिखाने के लिए किया जाता है कि आज मैं सिक्योरिटीज बेच के बाद में सिक्योरिटीज खरीद रहा हूं, पर होता ये एक्चुअली में लोन ही है, ठीक है। सो इनिशियल सेल प्रोसीड्स 83652800 प्लस इंटरेस्ट 83652800 इंटू 5.65% इंटू 14 डिवाइड बाय 360, 5.65 ही है, यस, 183804, 183804। सो रीपेमेंट कितने का होगा? 83652800 प्लस 183804, 83836604। आराम से ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके पेपर में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बात ये नहीं होती कि क्वेश्चन इजी है,
बात ये होती है कि अगर ना किया हो तो क्या हम इसको कर पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए आप इस बात को समझिए कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी। सो सीखने वाली बात सिर्फ एक थी, सिर्फ एक ही बात सीखने वाली थी बस, कि ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेग तो लोन होता है और सेकंड लेग लोन प्लस ब्याज सही वापस होता है। फर्स्ट लेग मार्केट प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट माइनस हेयर कट, और सेकंड लेग जितना पैसा दिया प्लस रेपो रेट। चलिए जी, लिख लीजिए। पॉज करिए, ऊपर करेंगे, पॉज करिए। चलिए, सो इसको आराम से पॉज करके लिख लीजिएगा, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक बच्चे खत्म हो गया। क्लियर है? सो जो भी बच्चे पुराने बैच में पढ़े हैं, अब मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो बच्चे अभी ये क्लासेस लेंगे उनके लिए ये नहीं है। दिस इज द ओनली अमेंडमेंट इन एसएफएम। बाकी आप YouTube वीडियोस देखते रहिए, जो मर्जी देखते रहिए, बट अगर अमेंडमेंट की बात करें तो यही है। अब हुआ क्या, इंस्टीट्यूट ने, मैंने बताया था, स्टडी मटेरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए। अब किसी टीचर की बुक में वो थे, किसी टीचर की बुक में नहीं थे। तो जिस टीचर की बुक में नहीं थे वो कहेगा जी ये अमेंडमेंट है। समझ रहे हो? सो प्लीज आप कंफ्यूज ना होइए बच्चे। अगर कुछ भी अमेंडमेंट एक्स्ट्रा है तो हम वी विल बी द फर्स्ट वन जो आपको कराएंगे। सो कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, अपनी पढ़ाई करिए। एसएफएम के पेपर में एक दो क्वेश्चंस हर बार नए आते हैं, और वो अमेंडमेंट नहीं होती, वो हर बार ही आते हैं। टॉपिक वही होते हैं, वो उठा के कुछ नया डाल देते हैं। सो वो अमेंडमेंट नहीं होती, वो, इस बात को समझिए। सो कराने को जो मर्जी कराई जाओ, पर हम स्टडी मटेरियल के हद में रह के ही पढ़ सकते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा है, हमने वो भी बहुत ज्यादा पढ़ाया होता है। सो कोई और अमेंडमेंट नहीं है। दिस इज द ओनली न्यू थिंग। वो भी मैंने कहा था बिना बताए डाल दी गई। क्वेश्चंस जितने इंस्टीट्यूट ने डाले हैं हमारी बुक में सारे ही हैं, रादर उससे बहुत ज्यादा है। सो ऑलरेडी सब चीजों को कवर किया हुआ है, कोई भी चीज नहीं छूटी है। मैं फिर भी कहता हूं एक दो क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो तंग करेंगे, और वो आपको नहीं तंग करेंगे, पूरे हिंदुस्तान को तंग करेंगे। मैं जितना मर्जी नया करा लूं, क्या फिर भी आएंगे? हाँ, फिर भी आएंगे। मुझे भी आए थे, वो आएंगे ही आएंगे। हाँ, कर्म अच्छे हो ना आए, वो कई पेपरों में नहीं भी आते, तो पिछले 4-5 अटेम्प्ट से देखा है कि हर बार एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और वो भी ये नहीं है कि आपने जो पढ़ाई करी है उससे सॉल्व नहीं हो सकते। रेशियो एनालिसिस का पिछली 2 अटेम्प्ट से रेशियो एनालिसिस के बेस पे क्वेश्चन डाला जा रहा है। अब बताओ, मैं रेशियो पढ़ाना शुरू कर दूं उसको देख के? तो रेशियो तो हमने पढ़ा हुआ है, और मैं कह दूं जी अमेंडमेंट आ गई सिलेबस में। सो ये एक्सेस इंफॉर्मेशन भी बहुत गलत चीज होती है। प्लीज, जो आपने पढ़ाई करी है, मैं कहता हूं आप एक भी अमेंडमेंट क्लास ना लगाओ, फॉरगेट दिस वन ऑल्सो। सो क्या आप पास नहीं होंगे? मैं कहता हूं आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अमेंडमेंट्स का हाइप बनाया जाता है बच्चे, आप समझते क्यों नहीं? मैं खुद का एग्जाम्पल हूं। मैंने कोई अमेंडमेंट क्लास लगाई, कुछ नहीं लगाया था, एंड आई क्लियर्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या सारा पेपर अमेंडमेंट से आता है? हम लोग अमेंडमेंट 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 के पीछे पड़े रहते हैं, और जो बाकी 100 क्लास लगाई हुई है उसका कोई अर्थ नहीं है। ये मैं इसलिए डांट रहा हूं कि कोई कहता जी फलानी अमेंडमेंट है, कोई कहता जी क्वेश्चंस आ गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, पर मैं कोई रिप्लाई भी नहीं करता हूं आजकल, क्योंकि ये सब चीजें एक्सेस इंफॉर्मेशन हो गई, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब चीजें बहुत परेशानी हो रही है इनके कारण। दिस इज द ओनली न्यू थिंग, बिलीव मी। जो आपको पढ़ाया है 95% पेपर उसी में से ही आने वाला है। 5% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता। सीए फाइनल है ये। तो आई होप सो हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख लीजिए, चाहे इतना इजी टॉपिक था, कुछ भी नहीं था इसमें, रादर ओल्ड सिलेबस का टॉपिक था जो अब न्यू सिलेबस में डाल दिया गया। ठीक है, चलो तो ये सब बातें उनके लिए थी जिन्होंने ऑलरेडी बैचेस पुराने अटेंड किए हुए और जो अमेंडमेंट की खोज में घूमते रहते हैं। ठीक है ना? नए वालों को तो सब कुछ ही पढ़ना है, जो भी बैच ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।